नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हमारी कन्याकुमारी की यात्रा जारी है और हम लोगों ने कन्याकुमारी में कई अच्छे स्थानों का भ्रमण किया, जैसे कि कन्याकुमारी का सनसेट पॉइंट, कन्याकुमारी का सनराइज पॉइंट, भगवती अम्मन मंदिर, सुचिंद्रम मंदिर और भी कई स्थान। तो उसी क्रम में आज हम चल रहे हैं गांधी मंडपम, जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन से पहले रखी गई थी, उसके दर्शन करने। बहुत ही पुण्य और दिव्य स्थान है, क्योंकि वहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां भी आई थीं। कन्याकुमारी के तट के पास स्थित महात्मा गांधी स्मारक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में बनाया गया था। गांधी मंडपम के रूप में भी यह जाना जाता है। महात्मा गांधी 2 बार कन्याकुमारी का दौरा कर चुके थे, 1925 में और फिर 1937 में। 1948 में उनके निधन के बाद उनकी अस्थियों को 12 अलग अलग कलशों में रखा गया, ताकि उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा सके। इनमें से एक कलश कन्याकुमारी लाया गया। विसर्जन से पहले इसे उस स्थान पर रखा गया था जहां अब जनता के लिए स्मारक बनाया गया है, ताकि वह भारत के महान सपूतों में से एक महात्मा गांधी को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सके। बाद में राख को कन्याकुमारी में समुद्र के पानी में विसर्जित कर दिया गया। बाद में उसी स्थान पर महात्मा गांधी स्मारक या गांधी मंडपम बनाया गया। गांधी स्मारक का निर्माण 1956 के वर्ष में पूरा हुआ था। आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण यह उड़ीसा शैली की वास्तुकला से प्रेरणा लेता है। गुलाबी पोर्टिको वाले इस मंडपम के मध्य शिखर की ऊंचाई 79 फीट है, जो कि महात्मा गांधी के मृत्यु के समय उनकी आयु का प्रतीक है। गांधी मंडपम की सबसे खास विशेषता इमारत की छत है। इसका एक उद्घाटन इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक 2 अक्टूबर को, जो महात्मा गांधी की जयंती है, सूर्य की किरणें ठीक इसी स्थान पर पड़ती हैं जहां उनकी राख रखी गई थी। गांधी स्मारक की एक अन्य प्रमुख विशेषता स्मारक के ऊपर से आसपास के क्षेत्रों का दृश्य है, जो अत्यंत लुभावना है। इसलिए गांधी स्मारक जाते समय अपना समय निकाल कर आएं और कुछ समय मनोरम दृश्यों को देखने में बिताएं। यहाँ एक पुस्तकालय भी है, जिसमें आज़ादी से पहले की किताबें, पत्रिकाएं, परिचय और अन्य प्रकार के साहित्य रखे गए हैं। इस पुस्तकालय में प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार को जाया जा सकता है। महात्मा गांधी और अन्य हस्तियों की विभिन्न तस्वीरें भी यहाँ देखी जा सकती हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान दिया था। गांधी स्मारक के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। महात्मा गांधी स्मारक के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि स्मारक के बाहर जूते रखने के लिए आपको 1 रुपये का भुगतान करना होगा, क्योंकि स्मारक के अंदर जूते लाने की परमिशन या अनुमति नहीं मिल सकती। गांधी स्मारक कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से मात्र 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऑटो रिक्शा और कैब के द्वारा आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। पर्यटक स्मारक तक पैदल भी जा सकते हैं। कन्याकुमारी की एक खास बात यह भी है कि कन्याकुमारी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं, और जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कन्याकुमारी में साउथ कार स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप अपना रूम लेते हैं तो वहाँ से आपको होटल से निकलकर आसपास के सारे स्थानों को भ्रमण करने में मुश्किल से 500 मीटर चलना होगा। कोई स्थान बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप आसानी से पैदल सारे स्थानों में जा सकते हैं। अगर महात्मा गांधी स्मारक की बात करें तो ये स्मारक कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से मात्र 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है और आप आसानी से टहलते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। हम सब भी जब गांधी मंडपम घूमने गए थे तो इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। इतना मनोरम वातावरण है। इस गांधी मंडपम के जस्ट पीछे आपको समुद्र दिखेगा, और वो भी समुद्र वो जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। हम सब भी यहाँ बैठ गए और इस स्थान की खूबसूरती का आनंद लेते रहे। आप यहाँ पर आएंगे, आपका घंटों कैसे बीत जाएगा आप जान नहीं पाएंगे। इसी के पास अगर आप निकलेंगे बाहर तो आपको सुनामी मॉन्यूमेंट भी देखने को मिलेगा। सुनामी जो समुद्र में आया हुआ एक बहुत ही भीषण जलजला था, जो कुछ साल पहले आए थे और हजारों लोग इसमें मारे गए थे। तो उसी की याद में एक सुनामी मॉन्यूमेंट बनाया गया है।
यह मॉन्यूमेंट भी काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर आप अपना समय दे सकते हैं। हम सब भी यहाँ पर कुछ देर बैठे रहे। इसके बाद इसके बगल में बना हुआ त्रिवेणी घाट, जो कि 3 सागरों का संगम है, यहाँ पर हम लोग आए। ये बिल्कुल सटा हुआ है। बगल में आपको गांधी मंडपम दिखेगा, इधर सुनामी मॉन्यूमेंट दिखेगा और उसी के पास में त्रिवेणी संगम पॉइंट है। आप आइए, जैसे अन्य समुद्री बीच होते हैं, आप अगर गए हो तो बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ है। यहाँ पर आपको तरह तरह की दुकानें, जहाँ पे आप अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपको फ्रेश होना है तो आप, यहाँ के टॉयलेट भी बना है पब्लिक, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर पीने का भी आरओ लगा हुआ साफ पानी के पॉइंट है, जहाँ पर आप जाकर पानी पी सकते हैं। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए और निहारते हुए हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मन ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का, बस आसपास बैठे रहें और उसकी सुंदरता को निहारते रहें। इस प्रकार हम सब आगे बढ़ते हुए हम सब उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर बीच बना हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोग, साथ ही साथ बहुत सारे पर्यटक नहाते हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पानी छिछला हुआ है, गहराई बिल्कुल नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर नहा सकते हैं। यही वो स्थान है। देखिए, आप सामने एक झंडा देख रहे होंगे जो चट्टानों के बीच में लगा हुआ है। ये त्रिवेणी संगम पॉइंट है। यहाँ पर 3 सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में आकर मिलते हैं। यहाँ का अपना खुद का धार्मिक महत्व है। आप आइए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए। और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ की सरकार ने। बैठने की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, खाने और पीने के लिए आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही आपको अपने साथ कैरी करके लाना होगा। आप आइए, एंजॉय कीजिए। ये स्थान इतना सुंदर है कि आप यहाँ आएंगे तो इसकी सुंदरता में मोहित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। जब यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपको सामने दिख रहा है जो पीली बिल्डिंग, ये भगवती अम्बन मंदिर का पीछे का रास्ता है। थोड़ा सा बाईं तरफ देखने पर आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल और संत थिरुवल्लुवर की प्रतिमा दिखाई देगी। और इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो जो सामने आपको लाल रंग का झंडा दिख रहा है, यही संगम त्रिवेणी पॉइंट है, जहाँ पर तीनों सागर मिलते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। और ये स्थान ऐसा है जहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि तीनों सागर अलग अलग हैं, क्योंकि तीनों सागरों के पानी का रंग अलग अलग है और वो आपस में मिलता हुआ नहीं दिखता है। ये झंडा बिल्कुल वो संगम पॉइंट है जहाँ पर तीनों सागर आपस में मिलते हैं। इसकी एक अलग ही प्राचीन मान्यता है और यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। चूँकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए लोगों में डर भी नहीं होता कि उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है। वो आसानी से घंटों नहाते हैं और सागर में नहाने की बात ही क्या, आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। आप आइए और नहाइए। यहाँ के पानी में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सागर उथला है और चट्टानी है नीचे, जो कि आप यहाँ के पानी में साफ साफ देख सकते हैं। इस वजह से वो यहाँ पर नहीं होती हैं। तो अगर आप इस फिराक में आ रहे हैं कि यहाँ पर जेट स्की और ये सब चीज़ें हम कर लेंगे, तो उसके लिए आपको निराश होना पड़ेगा। कम से कम कन्याकुमारी में इस स्थान पर तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी के सामने जो आप एक गोल स्मारक देख रहे हैं, वही है सनसेट पॉइंट, जहाँ पर शाम को लोगों की भीड़ लगती है, जो चाहते हैं कि हम कन्याकुमारी में डूबते हुए सूरज, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है, हम इसको अपने कैमरे में कैद कर सकें। अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो हमने इसकी वीडियो डाली थी, आप उसका लिंक आई बटन में देख सकते हैं और आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये है सामने व्यू पॉइंट जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने। अत्यंत खूबसूरत और अच्छी जगह कन्याकुमारी। वास्तव में दूर तो पड़ता है, जैसे कि हम उत्तर भारत से हैं, हमारे लिए वास्तव में काफ़ी दूर है, लेकिन एक वर्थ प्लेस है, आना चाहिए। सभी को लाइफ में एक बार जरूर आना चाहिए, इस स्थान में दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। ये उछलती लहरें जो पत्थरों से टकराकर कितना शोर करती हैं, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कान को सुकून देती हैं कि मन करता है बस यहीं पर बैठे रहें, घंटों निहारते रहें। और ये विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा संत थिरुवल्लुवर की जो इस समय आप देख रहे हैं, इन सब का एक अपना गौरव है। ये प्रतिमा एक सिग्नेचर प्रतिमा है जो इस कन्याकुमारी स्थान की एक विशेष पहचान बन गई है। अगर कहीं
नेट पर या किसी बुक पर आप ये चित्र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कन्याकुमारी का ही है। कन्याकुमारी वास्तव में बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके आने के लिए नवंबर से फरवरी का समय ही सबसे अनुकूल है, क्योंकि मौसम भी सुहावना होता है और बारिश की चिंता भी नहीं होती है, तो आप मन से घूम सकते हैं। बाकी अन्य महीनों में अगर आप मई, जून, जुलाई में आना चाहते हैं, जब स्कूलों में छुट्टियाँ होती हैं, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ना आएँ, क्योंकि हम सब जनवरी में आए थे, 2 या 3 जनवरी को। तब ये हाल था कि हम लोगों को हाफ शर्ट पहनना पड़ता था और छाहीं ढूंढते थे कि अगर रोड पे चल रहे हैं तो कहीं छाया मिल जाए। अगर हम लोग मई, जून में आते तो सोचिए क्या हाल होता। एक अत्यंत ही गर्म जगह है, तो आप थोड़ा सा प्लान करके आए यहाँ पर घूमने के लिए। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आपको इस कन्याकुमारी से संबंधित, तो मेरे पहले के वीडियो आप ज़रूर देखिए और यहाँ पर एक पूरी प्लानिंग के साथ आइए, ताकि आपका खर्चा कम से कम हो और आप अच्छे से अच्छे तरीके से कन्याकुमारी को घूम सकें। तो आपका कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से ही हमारा चैनल और अच्छे से ग्रो होगा। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।